नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट हो जाएगा जीके जीएस का, और आगामी जो भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल ये एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट है, 17 नंबर का है। प्रैक्टिस सेट इज इक्वल टू सिलेक्शन, तो बिल्कुल सत्य वचन है, बिल्कुल बेहतरीन तैयारी हो जाती है, शार्पनेस आ जाता है, आपका जो है क्वेश्चन टैकल करने का तरीका बेहतर हो जाता है ना। तो प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे, एंड तक बने रहिए, काफ़ी मज़ा आएगा आपको, है ना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, है ना। एंड तक बने रहिए, काफ़ी मज़ा आएगा। अपना आंसर आप काउंट करते रहिए, आपके कितने सही हुए, है ना। पहला क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है। ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आपका सही आंसर है, जल का परिवहन, ठीक है ना। तो जाइलम से जल, और पौधों में दो चीज़ें होती हैं परिवहन के लिए, फ्लोएम और जाइलम। तो फ्लोएम क्या कर रहा होता है, तो ये खनिज लवण है ना, खनिज लवण का वहन करेगा, ठीक है। और या हम खाद्य पदार्थ का, वैसे खाद्य पदार्थ मतलब वो खुद ही प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, तो ये नहीं कह सकते खाद्य पदार्थ, खनिज लवण कहेंगे। फ्लोएम उसका परिवहन करेगा। जाइलम, जल से जाइलम एकदम सिमिलर है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। फ्लोएम से, फ्लो में जब आदमी तभी रहता है जब उसके अंदर एनर्जी रहती है, तो खनिज लवण जब नहीं रहेंगे तो भोजन नहीं बन पाएगा। तो खाद्य पदार्थ एक्चुअली वहन कह भी सकते हैं, वैसे नहीं कहना चाहिए। हाँ, खाद्य पदार्थ ये लोग स्टोर पौधे किस फॉर्म में करते हैं, ये कई बार प्रश्न बनता है, तो मंड के रूप में स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो इनसे इतना प्रश्न बन जाता है, क्लोरोपर्णहरित या क्लोरोफिल की वजह से पौधे भोजन बनाते हैं सूर्य की उपस्थिति में। अमीनो अम्ल बॉडी शरीर के अंदर, एनिमल मनुष्य के अंदर जमा होता है ना। अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन का आखिरी उत्पाद है, प्रोटीन का आखिरी फॉर्म है जिस फॉर्म में बॉडी में स्टोर रहता है प्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही वसा जो स्टोर होता है ग्लिसरीन के रूप में, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में। तीन फॉर्म में हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा होता है, तो आरबीसी, है ना, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं, ठीक है। और उसमें उसको लाल रखने के लिए क्या, आयरन की आवश्यकता पड़ती है ना, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो कार्ले की जो गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं, इसमें से आप अपना आंसर ढूंढ लिए होंगे। मैं बताता हूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कार्ले की गुफाएं हैं, जो बौद्ध गुफाएं हैं। इसके साथ साथ अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है और पूछा भी जाता है। तो अजंता एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पर हैं, महाराष्ट्र में ही हैं, ठीक। और बिहार में कौन सा होता है, बराबर की गुफाएं जो है बिहार में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। असम में पहाड़ियाँ, तो वो गुफाएं तो नहीं, हम कामाख्या देवी का मंदिर कह सकते हैं, ठीक है। और कामाख्या देवी के मंदिर से संबंधित प्रश्न कई बार बन जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, वैसे उड़ीसा में उदयगिरी, उड़ीसा में भुवनेश्वर, बहुत सारे मंदिर हैं, ब्लैक पैगोडा वगैरह। लेकिन अगर हम गुफाओं की बात करें तो उदयगिरी, और एक गुफा पूरा मंदिर भी है, उदयगिरी गुफा उड़ीसा में हम देखते हैं। तो महाराष्ट्र से स्पेशली याद रखेंगे कार्ले गुफाएं, अजंता एलोरा, ठीक। असम में कामाख्या देवी मंदिर है, इससे भी कई बार प्रश्न बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में से निकालना हो, ऐसा करने की शक्ति किसके पास है। अनुसूचित जाति में, अनुसूचित जनजाति में, कहीं भी इधर से उधर करना है, तो ये शक्तियाँ किसके पास हैं। तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा संसद ही। देखिए अभी संशोधन करवा के ओबीसी, अन्य ईडब्ल्यूएस सबको आरक्षण दे रहे, तो ये तो कॉमन सी बात है। संसद जो है उसके पास अधिकार है कि अनुसूचित जनजाति को सूची से निकाल सकती है। वैसे अनुसूचित जनजाति जो है अनुच्छेद 242 है ना, अनुच्छेद 342, आर्टिकल 342 में चर्चा होती है एसटी कम्युनिटी की। और अगर हम अनुसूचियों में बात कर लें तो 5वीं और 6वीं अनुसूची इसी से संबंधित है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। 5वीं 6वीं, उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्यों का स्पेशली। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में, राष्ट्रपति से तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, फिलहाल किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52,
ठीक। और संसद, संसद है 79, अनुच्छेद 79। मेरा अपना बड़ा ये जो संसद को बताने का तरीका है कि 79 बराबर 80 प्लस 81 प्लस 52, कई बार बताता रहता हूँ मैं क्लास में। तो संसद, संसद किससे मिलकर बनेगी? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। तो ये फॉर्मूला है ना। संघ की मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 74 के अंतर्गत इसका मामला होगा, तो ज़्यादा हमें इसमें समय नहीं लगाना है। उसके उपरांत नेक्स्ट क्वेश्चन, संकल्प परियोजना किस प्रयोजन के से आरंभ किया गया था? तो संकल्प परियोजना इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, है ना। 2018 में इसको शुरू किया गया था, जनवरी 2018 में, 19 जनवरी अगर डेटा फिक्स है तो 19 जनवरी 2018। तो बेरोजगारी को समाप्त करने का ये स्टैटिक जीके के संदर्भ में प्रश्न बन जाएगा, है ना। एड्स, HIV का कई बार फुल फॉर्म प्रश्न में बन जाता है, तो HIV का हो जाता है ह्यूमन इफिशियंसी वायरस। एक्चुअली ये क्या करता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी कि एक हमारे बॉडी के अंदर, देखिए WBC का काम ही क्या है, WBC बॉडी का क्या है, सैनिक है। तो श्वेत रक्त कणिका है, सैनिक है, उसमें भी 5 भाग है WBC का, ठीक है ना। तो उसमें से लिम्फोसाइट्स होती है, T4 लिम्फोसाइट्स सेल्स को, हालांकि लिम्फोसाइट्स ही कह सकते हैं, उसी को HIV खत्म कर देता है, लिम्फोसाइट्स को ही, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स ही वायरस से लड़ता है। 5 प्रकार की WBC होती है, उसमें से अलग अलग रोगों से, रोगाणुओं से लड़ते हैं, ठीक है ना। कभी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस याद रखेंगे, ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। फिर ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? करेक्ट आंसर हो गया प्रशांत महासागर। वो इसलिए क्योंकि ज्वालामुखी पर्वतमाला सामान्यतः प्रशांत महासागर में इसलिए पाई जाती है क्योंकि इसी पे रिंग ऑफ फायर पाया जाता है ना, रिंग ऑफ फायर। तो ये कई बार प्रश्न बनता है, ठीक। रिंग ऑफ फायर तो कहाँ है? प्रशांत महासागर के परिपेटी वाले हिस्से में पड़ेगा। रिंग ऑफ फेंस भी एक प्रश्न बन जाता है, एक साथ सिमिलर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिंग ऑफ फेंस जो होगा वो क्या होता है, उसने शुरू किया था घेरे की नीति, जिसे हम कहते हैं वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने घेरे की नीति शुरू की है। अटलांटिक महासागर दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, एस आकार बनाता है, ये कई बार बनता है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और रिंग ऑफ फायर इसी के किनारे उत्तर वाले हिस्से में है, ठीक है ना। तो अभी मैप में नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए, उत्तर वाले हिस्से में पूरा जापान से लेकर के पूरा अमेरिका तक के हिस्से में पूरा पड़ता है, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर दूसरा, और ये सबसे बड़ा, सबसे गहरा भी। और हिंद महासागर एम आकार बनाते हैं, तो कई बार आकारों से भी प्रश्न बन जाता है, ठीक। तो आज थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी ही निकल रहे हैं हम लोग। दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट जो होती है, उसकी आवृत्ति कितनी होती है ना। तो उसकी आवृत्ति होती है 0। उसकी आवृत्ति क्या होती है? 0। अब इस तरीके से विकल्प में भी आप देख करके आंसर चुन सकते थे अपना, है ना, कि 50, 60, 100, मतलब तो 0। दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें कुछ बात भी नहीं करनी है। कह रहा कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखने वाला कौन सा वेद है भाई? तो धार्मिक अनुष्ठान जो करता है उसे कहते हैं यजुर्वेद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यजुर्वेद, ठीक है ना। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, सबसे पुराना है, 1028 सूक्त है, इसमें 10 मंडल हैं टोटल, है ना। तो ये कई बार प्रश्न 9वें से पूछ लेता है, तीसरे से पूछ लेता है। 9वें में सोम की चर्चा है, तीसरे में गायत्री मंत्र है सूर्य को समर्पित, है ना, ओम भूर्भुवः स्वः। तो ये पूरी तरीके से पूजा पद्धति इत्यादि के बारे में है। और यजुर्वेद लगभग उसका पूरा हिस्सा लिया गया है, लिखित रूप में है, ये संस्कृत मंत्रों इत्यादि के रूप में है। तो यजुर्वेद में ही कर्मकांडों, धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित चीज़ें होती हैं। सामवेद को
पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? उद्गाता, इसको होर्त कहते हैं, होता कहते हैं। अथर्ववेद जो होता है, अथर्ववेद ये तीसरा, देखिए नंबर में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद। इसमें हाँ ठीक है, इसमें तो गाया जाता है गीत संगीत की। अथर्ववेद चौथे नंबर पे है, ठीक है ना, सबसे अंतिम वाला अथर्ववेद। और इसमें जादू टोना है ना, वशीकरण, ये सब बहुत सारी बातें अथर्ववेद में है। ठीक, अथर्ववेद से एक और प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है कि जो सत्यमेव जयते लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? ठीक है ना, तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडको उपनिषद से। और वो उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक, बाकी ये पूरा टॉपिक बड़े से है ना, तो इसमें बस सामान्य छोटी छोटी बातें। हाँ, वेदों की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने और वेदों की रचना की है। संकलनकर्ता ऋषि अथर्वा हो जाएंगे अथर्ववेद के, तो इसलिए अथर्ववेद नाम ही पड़ गया। ठीक, महाभारत, गीता और वेदों की रचना वेद व्यास जी ने की है। ठीक है ना, महाभारत को सबसे बड़ा जो है ग्रंथ है, जिसे जय संहिता भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में मंत्रोच्चार इत्यादि हैं, सामवेद में गीत संगीत अनुष्ठान इत्यादि हैं, यजुर्वेद में कर्मकांड से संबंधित जो भी चीज़ें अनुष्ठान से संबंधित चीज़ें हैं। अथर्ववेद में क्या होता है? अथर्ववेद इलाज, जैसे जो भी जादू टोना, वशीकरण, इलाज, जो भी संबंधित, हम कहें तो एक तरीके से केमिकल चीज़ें है ना, तो रासायनिक जो भी चीज़ें होती हैं रसायन से संबंधित, वो सब अथर्ववेद में है। थोड़ा सा नॉर्मल समझ लीजिएगा, कई बार प्रश्न बनता है अथर्ववेद किससे संबंधित है। कह रहा किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं? कई बार पूछता है, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन किसको कहते हैं? तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहेंगे कहाँ गया? भूटान को। ठीक है ना, भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं, बहुत बार प्रश्न पूछा है। ठीक है, नेपाल तो चलिए कभी गुलाम ही नहीं हुआ। बांग्लादेश से एक प्रश्न बड़ा फेमस बन जाता है कि नदियों का देश किसे कहते हैं? तो बांग्लादेश को कहते हैं, नदियों का देश बांग्लादेश। और नहरों का देश किसे कहते हैं? तो नहरों का देश होता है पाकिस्तान। नहरों का देश कौन है? पाकिस्तान। ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सा है, याद रखेंगे। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर भी हम करते हैं, 4096 किलोमीटर, ठीक है, बांग्लादेश के साथ, है ना। और म्यांमार है, बर्मा को म्यांमार सबसे छोटा बाउंड्री, कमेंट करिए। सेकंड लास्ट, भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संघ समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति यहाँ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे। वैसे संघ समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति, है ना, ये सब अलग अलग समितियों, मैं आपको पूरी समितियां दिखाई दे रहा हूँ। एक मिनट, सारी की सारी समितियां यहाँ पे आप जो इम्पोर्टेंट हैं उनको आप याद कर लीजिए। प्रारूप समिति के कई बार प्रश्न बनता है, तो प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर, ठीक। संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त एवं कर्मचारी समिति वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तदर्थ झंडा समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, तदर्थ झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यक्ष पत्र समिति के अल्लादी कृष्णन स्वामी अय्यर, ठीक है ना। सदन समिति का वी पट्टाभी सीतारमैया। और कार्य संचालन समिति के हैं KM मुंशी। ध्यान रखिएगा, 1 से 2 बार इसको सुन लीजिएगा, ठीक। और सर्वाधिक जो पूछा जाता है इधर से कि भाई झंडा समिति को तो राजेंद्र प्रसाद हो गए, कार्य संचालन समिति KM मुंशी चर्चा कर लिया मैं। संविधान सभा कार्य समिति के जीवी मावलंकर, संविधान कार्य समिति के जीवी मावलंकर। प्रांतीय समिति के नेहरू, और संघीय कार्य समिति के भी नेहरू, संघीय संविधान समिति जी के भी नेहरू,
ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। पुनः प्रांतीय संघीय संविधान संघीय कार्य समिति के दोनों के जवाहरलाल नेहरू जी। फिर मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति एवं दूरस्थ क्षेत्र के सलाहकार समिति के वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना, वल्लभ भाई पटेल। फिर से मूल अधिकार अल्पसंख्यक जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति के वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति जो था ये एच.सी. मुखर्जी के पास था। मूल अधिकार के लिए उप समिति बनाई गई थी, जे.बी. कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। फिर उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम के दूरस्थ एवं आंशिक दूरस्थ क्षेत्र के उप समिति जो बनाई गई थी वो गोपीनाथ बारदोलई हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे कई बार प्रश्न बनता है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। वापस आ जाते हैं हम अपने प्रश्नों पे। तो इस हिसाब से जवाहरलाल नेहरू वैसे देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कई बार जो है क्वेश्चन डॉक्टर राजेंद्र, आप थोड़ा सर्च भी करिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहीं कहीं पे लिखा रह रहा है संघ शक्ति समिति के, कहीं कहीं पे तो वल्लभ भाई पटेल जी को, लेकिन संघ से संबंधित जितने भी संघ और प्रांतीय से थे वो जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है ना। चलिए, संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो संवाद कौमुदी की स्थापना 1921 में की थी। किसने? राजा राम मोहन राय, ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की स्थापना की और एक साल बाद 1922 में मिरातुल अखबार की स्थापना उन्होंने की थी। मिरात पूरा लिखा नहीं है, मिरात उल अखबार, ठीक है ना, मिरात उल अखबार। तो इनसे तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं राजा राम मोहन राय जी से। राजा राम मोहन राय जी जो है, पहली बात तो इनके नाम से प्रश्न बन जाता है कि राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी है मोहन राय जी को, ठीक है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की है। ब्रह्म समाज जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है ना, बड़े लंबे समय तक चलता रहा, ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की। और 1829 में इन्हीं की वजह से या इन्हीं के सहयोग से 1900 लिख दिया मैं, 1829 में इन्हीं की वजह से क्या हुआ, सती प्रथा इत्यादि का अंत कर दिया गया विलियम बेंटिक के सहयोग से, मतलब इनके सहयोग से विलियम बेंटिक ने कानून बना करके समाप्त किया है सती प्रथा इत्यादि का, सती प्रथा, ठगी प्रथा। तो सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय की वजह से, समाज सुधारक थे, इसीलिए इनको जो है भारत का पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, ठीक है ना, भारत के पुनर्जागरण का जनक, ठीक है। और रास बिहारी बोस ने, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित हैं, बहुत बड़े जो है और समाज सुधारक ये भी रहे हैं, ठीक है ना। तो इन सबसे प्रश्न इस तरीके से बन जाता है, ठीक। एक और थोड़ा सा आ जाएगा कि भारत या आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के जनक कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको कहा था पिता, है ना, पुनर्जागरण के पिता या जनक सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक। तो ये हमारा आज का यहाँ सेशन हुआ समाप्त, ठीक है। एक वीडियो और ये कंटिन्यू आता रहेगा, इसको आप देखिए, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और ये क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम का लेवल है उसी के आसपास चीज़ें पूरा जो है व्यापक रूप से हम लोग देखते चलेंगे, तो बहुत कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो देखते रहिए, कंटिन्यू, कमेंट करिए कैसा लगा, है ना, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।